हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया चैप्टर इस एसी सर्किट चैप्टर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस लेक्चर इज़ एसी सर्किट 05। इसके पहले हम लोग ने एसी सर्किट 01 से लेके 04 तक अपलोड किया है चैनल पे, जिसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आई विल पोस्ट दोज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट क्लिक एंड वॉच द वीडियो। अभी एसी सर्किट 05 या इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हम लोग ने कुछ सर्किट का कॉम्बिनेशन देखा था। जैसे हम लोग ने इसके पहले वीडियो के पहले हम लोग ने देखा था कि इंडिविजुअल सर्किट्स बिहेवियर कैसा रखते हैं। जैसे इंडक्टर को लगाया, कैपेसिटर को लगाया, रेजिस्टेंस को लगाया, तो ये सब क्या बिहेवियर देखते हैं। और पिछले सर्किट में हम लोग ने देखा, या पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा कि अगर इन तीनों को सीरीज़ में कंबाइन किया, जैसे हम लोग ने देखा LCR सीरीज सर्किट। सो व्हेन वी कंबाइन ऑल 3 L, C एंड R, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, तो सर्किट का ओवरऑल क्या बिहेवियर होता है। तो उसमें 3 केसेस हम लोग ने डिटेल में देखे थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं, आज भी हम लोग सर्किट के कॉम्बिनेशंस करेंगे, बट आज हम लोग दो कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशंस करने वाले हैं। जैसे हम लोग इंडक्टर और रेजिस्टर को कंबाइन करने वाले हैं, दैट विल बी आवर LR सर्किट, और कैपेसिटर और रेजिस्टर को कंबाइन करने वाले हैं, जो CR सर्किट हो जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशंस वाले सर्किट्स होंगे। फिर एक लास्ट कॉम्बिनेशन बचता है, दैट इज़ LC सर्किट। तो LC सर्किट का बिहेवियर इतना सिंपल नहीं होता है जितना LR और CR का होगा। तो LC सर्किट जो है वो एक अलग से बिहेवियर देता है, नोन एज LC ऑसिलेशंस, तो जिसको हम लोग चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एज वेल। तो उसको लास्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे, जिस पे हम लोग डिटेल में पूरा ऑलमोस्ट 1 घंटे का उस पर एक्सप्लेनेशन चलेगा LC ऑसिलेशंस का, जो कि काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस भी है। तो आज हम लोग जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी सर्किट्स विच आर LR एंड CR। ओके, LR सर्किट्स एंड CR सर्किट। ओके, अभी इन दोनों का बिहेवियर कैसा है, या ये दोनों सर्किट्स का बिहेवियर कैसा है, उसको समझने के लिए इन दोनों का इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होता है ये पता होना चाहिए। जैसे इंडक्टर का इंडिविजुअल क्या बिहेवियर होता है, इंडक्टर का इंडिविजुअल बिहेवियर ये होता है कि इट मेक्स द करंट लैग इन द सर्किट, मतलब करंट को ये लैग कराता है सर्किट में। तो अगर कोई EMF में अप्लाई करूँ तो जो करंट सेट होगा सर्किट में, इंडक्टर अगर अप्लाइड है सर्किट में, तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर उस करंट को 90 डिग्री फेज में पीछे रखेगा। ये इंडक्टर का बिहेवियर है। वेरएज रेजिस्टेंस का बिहेवियर क्या है, रेजिस्टेंस का बिहेवियर है कि रेजिस्टेंस ट्राइज टू कीप द करंट इन द फेज विद वोल्टेज और EMF, मतलब EMF और रेजिस्टेंस में जो चलने वाला करंट होता है, बोथ ऑफ देम आर इन सेम फेज। तो इन दोनों का इंडिविजुअल बिहेवियर क्या क्या है, इंडक्टर करंट को 90 डिग्री पीछे रखना चाहता है, रेजिस्टेंस करंट को अपने साथ सेम फेज में रखना चाहता है, या वोल्टेज के साथ सेम फेज में रखना चाहता है। वेरएज अगर मैं कैपेसिटर का बिहेवियर देखूं, तो कैपेसिटर का बिहेवियर इज समवॉट लाइक दिस, कि ये करंट को 90 डिग्री फेज में लीड कराता है विथ EMF, या एज कम्पेयर टू EMF। तो EMF जो भी है सर्किट में, कैपेसिटर करंट को उससे 90 डिग्री लीड कराता है, या उससे 90 डिग्री फेज में आगे रखता है। और रेजिस्टेंस का वापस वही बिहेवियर है कि करंट को EMF के डायरेक्शन में रखता है। तो ये इंडिविजुअल अगर बिहेवियर्स पता है तो कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन डायरेक्टली। लेट्स कंटिन्यू विद द LR सर्किट फर्स्ट। हम लोग LR सर्किट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू डू सीरीज LR सर्किट, या सिंपली LR सर्किट, जो भी बोलो, ठीक है। लेट्स सी, एक मेरे पास रेजिस्टेंस है, एक मेरे पास इंडक्टर है, ठीक है। इसके अक्रॉस मैंने एक EMF अप्लाई किया है, विच इज़ AC EMF इसके अक्रॉस मैंने अप्लाई कर दिया है। अभी मुझे EMF का इक्वेशन नहीं पता है, लेट दैट इक्वेशन बी E0 साइन समथिंग। मुझे EMF का इक्वेशन इसलिए नहीं पता है क्योंकि मुझे पता है EMF का वैल्यू इसमें कुछ अलग इक्वेशन लेगा, इसमें कुछ अलग इक्वेशन लेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टर है ये EMF को और करंट को सेम डायरेक्शन में रखता है, वेयर जो इंडक्टर है ये EMF और करंट में 90 डिग्री का फेज मेंटेन करता है। तो वो दोनों चीज़ों को अगर हम लोग इनकॉम्पनसेट करना चाहेंगे ये सिचुएशन में, तो हम लोग को एक चीज़ पता है कि करंट तो सर्किट में सेम है ना, क्योंकि सीरीज सर्किट है ना। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, या सीरीज में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब में करंट सेम होता है। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अज्यूम कर लेता हूँ कि सपोज करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ दिस इज़ AC करंट। तो ये ध्यान देना कि AC करंट अपना डायरेक्शन फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। और ये ऐसा भी सिचुएशन नहीं है कि वी हैव जस्ट कनेक्टेड द सर्किट तो हमको ये सिचुएशन मिल गया, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग तुरंत AC कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में करंट सेट होने को टाइम लगता है। सो देयर इज अ डिले ऑफ सम मिली सेकेंड्स। तो वो सब होने के बाद जब अपने सर्किट में करंट सेट हो गया है और करंट कॉन्स्टेंटली अपना डायरेक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसमें से किसी एक रैंडम इंस्टेंट को हम लोग चूज़ कर रहे हैं जिसमें करंट ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है।
सो लेट्स से ये मेरा करंट है, करंट का इक्वेशन मैं कंसिडर कर लेता हूँ। वाई आई कैन कंसिडर द इक्वेशन ऑफ करंट, क्योंकि करंट चेंज नहीं होने वाला है, करंट दोनों में सेम रहने वाला है, वेयर ईएमएफ दोनों में अलग अलग होने वाला है। लेट द करंट बी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट को आई नॉट साइन ओमेगा टी ले लेते हैं। अब ये करंट और ईएमएफ सेम फेज में होते हैं रेजिस्टर सर्किट के लिए या रेजिस्टिव सर्किट के लिए। तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, इसमें अगर मैं इमेजिन करूँ कि मेरा वोल्टेज जो है दैट इज़ वी आर, या लेट्स से हम लोग ई ले रहे हैं तो इट इज़ ई आर, ठीक है। इसमें वोल्टेज है ई आर और इसमें वोल्टेज है ई एल। अगर ये दोनों का इक्वेशन मैं निकालना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, लेट्स सी। ई आर इज़ नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। हमको पता है करंट और वोल्टेज या करंट और ईएमएफ सेम फेज में होते हैं इन रेजिस्टेंस, तो अपने को इक्वेशन भी मिल जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज़ बेसिकली पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन दिस सर्किट, जिसका वैल्यू हो जाएगा आई नॉट आर। ये हम लोग ने पिछले सर्किट में देखा हुआ है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, सो फॉर विच यू कैन फाइंड द लिंक एज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो है ई एल, इसका वोल्टेज क्या होगा, इसका भी पीक वैल्यू लेट्स से ई नॉट। अच्छा, मैं सफिक्स दे देता हूँ दोनों के लिए सो दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन। ये जो ई नॉट है ये पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, ये जो ई नॉट है ये पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर है, ठीक है। तो ये पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टर और ये पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर। साइन, अब इसका फेज़ में थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है। क्या चेंजेस आने वाला है, हमको पता है कि इंडक्टर में ईएमएफ लीडिंग होता है और करंट लैगिंग होता है और फेज़ डिफरेंस होता है 90 का। तो इसका जो फेज़ होने वाला है ईएमएफ का वो 90 आगे होने वाला है, ठीक है, π/2 + 90। ये इतना इन्फॉर्मेशन हमको करंट और ईएमएफ से रिलेटेड पता है दोनों सर्किट्स में। जैसे इंडक्टर में रेजिस्टर में सेपरेटली क्या ईएमएफ है वो हम लोग ने निकाल लिया है, इंडक्टर में सेपरेटली क्या ईएमएफ है वो हम लोग ने निकाल लिया है। अब हमको ईएमएफ का कॉम्बिनेशन निकालना है या इस पूरे का रिजल्टेंट ईएमएफ क्या है सर्किट में वो निकालना है, ताकि हम लोग रिजल्टेंट जो ईएमएफ है उसका फेज लिख पाएँ। बिकॉज नॉट ये टिल नाउ वी हैवेंट हैड एनी आइडिया अबाउट दिस ईएमएफ का फेज। हमको पता नहीं है ये ओमेगा टी है या ओमेगा टी माइनस सम फेज है या ओमेगा टी प्लस सम फेज है, ठीक है। तो वो हमको देखना है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका जो पीक वैल्यू हो जाएगा ई नॉट एल, दैट इज़ गोइंग टू बी आई नॉट इंटू एक्सएल। ये भी पिछले वीडियोज़ में बताया है जब प्योर इंडक्टिव सर्किट किया था, तो हमको ये सब कुछ पता है। अब अगर मैं इसका फेज़र डायग्राम बनाऊं, देखो अब इसको आगे रिजल्टेंट ईएमएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट ईएमएफ निकालने के लिए अपने को इसका फेज़र ड्रॉ करना पड़ेगा। फेज़र से समझ में आएगा कि रिजल्टेंट कैसा है। सो लेट्स अप्लाई द फेज़र। अगर मैं फेज़र ड्रॉ करूँ तो पहले अगर मैं करंट का डायग्राम ड्रॉ करूँ या करंट का डायरेक्शन लूँ, तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन है आई नॉट, ठीक है। अब रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है दैट इज़ ई नॉट आर, वो करंट के साथ सेम फेज में होता है, तो सेम डायरेक्शन में ड्रॉ किया है। वेयर एज इंडक्टर में जो ईएमएफ होता है या इंडक्टर के थ्रू जो ईएमएफ होता है वो 90 डिग्री फेज में आगे होता है, तो ये हो गया मेरा ई नॉट एल, ठीक है। ये ई नॉट आर, ये ई नॉट एल। क्यों ई नॉट एल करंट से 90 आगे है, क्योंकि इंडक्टर ईएमएफ को लीड कराता है, ओके। अब सिंस दीज फेजर्स आर बेसिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ SHM वैल्यूज़, या ये जो इक्वेशंस देख रहे हो तुम, दीज आर बेसिकली SHM इक्वेशंस ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। या चाहिए तो तुम बोल सकते हो ये जो करंट है और ये जो EMF है ये दोनों ऑसिलेटरी फेज में है। मतलब करंट साइनोसॉइडली वैरी करता है, EMF साइनोसॉइडली वैरी करता है। साइनोसॉइडल वेरिएंस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं साइनोसॉइडल वेरिएंस ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे होता है। मतलब करंट की वैल्यू भी टाइम के साथ फ्लक्चुएटिंग है और EMF की वैल्यू भी टाइम के साथ फ्लक्चुएटिंग है। दिस इज़ व्हाट साइनोसॉइडल वेरिएशन मीन। तो ये दोनों इक्वेशन साइनोसॉइडल वेरिएशन ही दिखा रहे हैं, या इनको एक सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नोन एज फेज़र। फेज़र के बारे में मैंने डिटेल में बताया है AC सर्किट 03 या 02 में आई गेस, या 03 में, जहाँ पे हमने प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव ये सारे सर्किट्स किए हैं। तो वहाँ पे डिटेल में मैंने फेज़र के बारे में बताया है, वहाँ पे फेज़र के बारे में देखो। बस ये याद रखो फेज़र क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज़र इस पूरे SHM को वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करता है। फेज़र क्या करता है, इस पूरे SHM का जो इक्वेशन है इसको एक वेक्टर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे देखो ये जो रेजिस्टेंस का EMF था इसको हमने एक वेक्टर की तरह ड्रॉ किया है, इंडक्टर का जो EMF था इसको हमने एक वेक्टर की तरह ड्रॉ किया है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन आता है या इनका जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो भी वेक्टोरिकली एडिशन से आएगा या वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट आने वाला है। लेट्स सी, अगर मैं वेक्टर एडिशन से रिजल्ट करूं तो अपने को पता है वेक्टोरिकली ये
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा या जैसे भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा, जो भी तुमको समझ में आता है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जाएंगे तो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया, दिस इज लेट्स से ये कोई ई नॉट है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट ईएमएफ का ई नॉट है। अब अपने को क्या दिखाई पड़ रहा है, अपने को दिखाई पड़ रहा है ये कि जो रिजल्टेंट ईएमएफ आया है वो करंट से अभी भी आगे है फेज में। रेजिस्टेंस के थ्रू जो ईएमएफ है वो करंट के साथ में है फेज में, इंडक्टर के थ्रू जो ईएमएफ है वो करंट से 90 डिग्री आगे है फेज में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलता है पैरेललोग्राम लॉ से, दैट इज ऑल्सो अहेड इन फेज विद द करंट, कुछ फेज आगे है जो हमको पता नहीं है, तो ये फेज हमको निकालना है। दिस फाई इज बेसिकली नोन एज द फेज डिफरेंस या रिजल्टेंट फेज। तो जो ईएमएफ का इक्वेशन मिल रहा है ये भी ओवरऑल लीडिंग मिल रहा है, और ये ऐसा मिल क्यों रहा है, ऐसा मिल इसलिए रहा है क्योंकि सर्किट में इंडक्टर है, सिंपल एज दैट। सर्किट में इंडक्टर है तो इंडक्टर क्या करता है, ईएमएफ को लीड कराने का ट्राई करता है ना, और रेजिस्टर क्या करता है, ईएमएफ को सेम डायरेक्शन में रखने का ट्राई करता है। तो ना रेजिस्टेंस की वजह से पूरा इफेक्ट आ रहा है ना इंडक्टर का पूरा इफेक्ट आ रहा है, दोनों का वेक्टर एडिशन वाला इफेक्ट आता है। मतलब इंडक्टर इज ट्राइंग टू कीप द ईएमएफ 90 डिग्री अहेड ऑफ द करंट and resistance is trying to keep the EMF in the direction of the current. रेजिस्टेंस अब करंट के डायरेक्शन में रखना चाहता है और इंडक्टर 90 डिग्री आगे रखना चाहता है। तो दोनों का वेक्टर एडिशन से करंट कुछ फेज आगे है और कुछ फेज साथ में भी है। सो यू कैन फाइंड ना, जैसे देखो इसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो इसके साथ में है, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो इसके परपेंडिकुलर है। तो दोनों का वेक्टर एडिशन से रिजल्ट मिल रहा है। वेक्टर एडिशन कर लिया हम लोग ने, तो वेक्टर एडिशन अप्लाई भी कर लेते हैं। जैसे अगर मैं वेक्टर एडिशन अप्लाई करूँ तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, यहाँ से पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करूँ मैं, तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ये जो रिजल्टेंट होता है इसका फॉर्मूला क्या है, दिस ई नॉट स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई नॉट आर होल स्क्वायर प्लस ई नॉट एल द होल स्क्वायर। ऐसे वेक्टर एडिशन होगा ना। तो अगर मुझे ई नॉट निकालना है तो ई नॉट विल बी अंडर रूट ऑफ ई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस ई नॉट एल का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करते हैं, ई नॉट आर क्या है, ई नॉट आर इज आई नॉट आर, सो इट इज गोइंग टू बी आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट स्क्वायर एंड एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ मुझे मिल गई हैं, मैं यहाँ से आई नॉट कॉमन ले सकता हूँ। तो आई नॉट बाहर आके कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये मेरा ई नॉट का वैल्यू आ गया। अभी जो रिजल्टेंट ईएमएफ है, ईएमएफ यूजुअली किस फॉर्म में होता है, अगर मैं ओम्स लॉ से ईएमएफ का फॉर्म लिखूं तो ईएमएफ इज सिंपली आई इंटू आर। नो, ईएमएफ इज करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्म तो मिला है आई नॉट इंटू समथिंग, बट ये जो समथिंग है दैट इज बेसिकली नथिंग बट आर ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या इसको हम लोग एक नाम देते हैं कॉल्ड एज इम्पेडेंस आई नॉट जेड। ये इम्पेडेंस के बारे में मैंने पिछले सर्किट या पिछले वीडियो में बताया है। व्हाट इम्पेडेंस इज, इम्पेडेंस इज बेसिकली नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब सर्किट का ओवरऑल रिएक्शन कैसा है इस वोल्टेज के लिए। ठीक है, ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया इसके अगेंस्ट सर्किट ओवरऑल क्या रिएक्शन दे रहा है, सो दैट रिएक्शन इज z, एंड z का वैल्यू इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब ये z और r और एक्सएल में भी कुछ रिलेशन अपने को दिखाई पड़ रहा है। जैसे अगर मैं यही रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर को z के इक्वल लिखूं तो यहाँ साइड में मैं सिंप्लीफिकेशन दिखाता हूँ क्या है ये, या अच्छे तो आगे ही करते हैं। देखो, वी नो सिंस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज z, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूँ दोनों तरफ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये वेक्टर सम जैसा नहीं दिख रहा है, देखो ना, आर और एक्सएल का वेक्टर सम होकर जेड मिलता है, जिसमें आर और एक्सएल 90 डिग्री के फेस पे हैं। जैसे ई नॉट का स्क्वायर ई नॉट आर का स्क्वायर प्लस ई नॉट एल का स्क्वायर था, जिसमें ई नॉट आर और ई नॉट एल 90 डिग्री के फेस डिफरेंस पे थे या 90 डिग्री एंगल पे थे एक दूसरे से। तो यहाँ पे मैं इसका भी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। ये हो जाएगा मेरा आर और ये हो जाएगा मेरा एक्सएल, और इन दोनों का रिजल्ट जो आ रहा है दैट इज z। ओके, और यहाँ भी फेज डिफरेंस जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 5। क्यों 5 होगा, ज़रा आई नॉट अप्लाई करके देखो। यहाँ तुम आई नॉट मल्टीप्लाई करो, यहाँ आई नॉट मल्टीप्लाई करो और यहाँ आई नॉट मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ई नॉट आर हो गया,
ये तुम्हारा ई नॉट एल हो गया और ये तुम्हारा ई नॉट फाइनल वाला हो गया ना, आई नॉट जेड। सो ये बेसिकली रिजल्टेंट जो अपने को फेज़र इक्वेशन मिला है उसमें इन दोनों केसेस में भी फाई का वैल्यू जो है वो सेम है। मतलब चाहे मैं इम्पेडेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के केस में फेज़र डायग्राम बनाऊँ तो भी फेज़ डिफरेंस फाई का आ रहा है, या वोल्टेजेस या ईएमएफ्स के कंपैरिजन में बनाऊँ फेज़र डायग्राम तो भी रिएक्शन या जो भी अपना फेज़ डिफरेंस है फाई का ही आ रहा है। तो ये फेज़ डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ से फेज़ डिफरेंस क्या मिल जाएगा, इम्पेडेंस ट्रायंगल विल बी दिस, ये अपना आर, ये अपना एक्सएल, दिस इज़ आर, दिस इज़ एक्सएल, राइट। तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, so that is going to be XL upon R। तो यहाँ से tan फाई भी मिल गया। और ओवरऑल सर्किट कैसा दिख रहा है, ओवरऑल सर्किट अभी भी EMF लीडिंग है ओवरऑल सर्किट में। तो हम लोग ओवरऑल सर्किट का EMF का इक्वेशन लिख सकते हैं। EMF का इक्वेशन आता है ओमेगा टी प्लस फाई। ये रिजल्टेंट EMF का इक्वेशन हमको चाहिए था और ये हो भी रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है ये, बिकॉज इंडक्टर इज ट्राइंग टू कीप इट 90 डिग्रीज अहेड। इंडक्टर इसको 90 डिग्री आगे रखने का ट्राई कर रहा है, रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में रखने का ट्राई कर रहा है। तो दोनों के रिजल्ट से फाई फेज ये आगे चल रहा है अभी भी। तो ये रिजल्टेंट EMF का इक्वेशन आ गया। तो फाइनल कंक्लूजन यहाँ से क्या डिराइव करते हैं, देयरफॉर EMF लीड्स बाय अ फेज ऑफ फाई रेडियन। ठीक है, EMF अभी भी फाई फेज से लीड करता है फ्रॉम करंट। तो करंट अभी भी लैगिंग है, मतलब सर्किट का ओवरऑल जो बिहेवियर है वो अभी भी इंडक्टिव है। सर्किट का ओवरऑल जो बिहेवियर है अभी भी क्या है, इंडक्टिव है, जिसमें ओवरऑल रिएक्टेंस जो है सर्किट का Z, दैट इज रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। सो दिस इज एवरीथिंग रिगार्डिंग LR सर्किट। अगर हम लोग L और R को सीरीज में लगाते हैं तो क्या बिहेवियर होता है EMF और करंट का। चाहिए तो एक बार रिवाइज कर लो। हम लोग ने एक EMF अप्लाई किया जिसके बारे में अपने को पता नहीं था। वी हैव जस्ट कंसिडर्ड कि कोई साइनोसॉइडल EMF है जिसकी वजह से कोई साइनोसॉइडल करंट बना। नाउ सिंस करंट इज सेम इन बोथ द कंपोनेंट्स, सिंस बोथ द कंपोनेंट्स आर इन सीरीज, सीरीज में करंट सेम रहता है, तो करंट का इक्वेशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी जनरल इक्वेशन। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तुमको चाहिए तुम आई नॉट कॉस ओमेगा टी करके भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम यहाँ कॉस ओमेगा टी करके चल रहे हो तो यहाँ भी इक्वेशन कॉस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, बाकी वैसा कुछ इशू नहीं है। सो इफ़ यू टेक द इक्वेशन ऑफ करंट, कुछ एक करंट का इक्वेशन लिया, करंट दोनों में सेम है, बट हमको पता है EMF और करंट में कुछ वेरिएशन चलता है इंडक्टिव सर्किट और रेजिस्टिव सर्किट में। जैसे रेजिस्टिव सर्किट में करंट और EMF सेम फेज में चलते हैं, तो ये इक्वेशन, और इंडक्टिव सर्किट में, रेजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में, तो ये इक्वेशन। इंडक्टिव सर्किट में EMF 90 डिग्री आगे होता है फेज में, तो ये फेज था उसका ओमेगा टी से भी 90 आगे तुम्हारा EMF इन इंडक्टर। अब ये दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करने के लिए हम लोग ने फेज़र बनाया। फेज़र से क्या पता चल रहा है, फेज़र से पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट EMF आ रहा है वो अभी भी कुछ फेज़ लीडिंग है। और कितना फेज़ लीडिंग है, 5 फेज़ लीडिंग है। ठीक है, वो 5 की वैल्यू हम लोग XL R और Z के टर्म्स में हम लोग डिराइव करके फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इस ट्राइंगल से या इस वेक्टर डायग्राम से, इस फेज़र डायग्राम से हम लोग रिजल्टेंट का इक्वेशन लिखे तो ये रिजल्टेंट का इक्वेशन मिलता है। एंड फ्रॉम देयर वी कैन फाइनली कम टू दिस कंक्लूजन कि जो ओवरऑल सर्किट में EMF है वो I नॉट इंटू Z के फॉर्म में है। जिधर Z क्या है, Z इज़ ओवरऑल रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब सर्किट में टोटल कितना रिएक्शन है इस इंडक्टर और इस रेजिस्टर की वजह से। तो देखो ना, ओवरऑल जो रिएक्टेंस है वो दोनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, और इनफैक्ट ये दोनों के वेक्टर कॉम्बिनेशन से आ रहा है, ये दोनों के वेक्टर कॉम्बिनेशन से आ रहा है। तो वो वेक्टर कॉम्बिनेशन भी हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करके बता सकते हैं कि इनका वेक्टर डायग्राम भी सेम होने वाला है जैसा इनका वेक्टर डायग्राम था। जैसा EMFs का वेक्टर डायग्राम था, सिमिलरली रिएक्शंस का भी वेक्टर डायग्राम है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये रेजिस्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, ये नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट और इम्पेडेंस। ठीक है, यहाँ पे Z चाहिए तो लिख देना, इम्पेडेंस है। ये मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया है LCR सीरीज सर्किट में, तो वहाँ रेफ़र करो इम्पेडेंस के बारे में। ये जो ट्रायंगल बनता है, ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है विच इज़ ऑफ Z, XL एंड R, इसको बोलते हैं इम्पेडेंस ट्रायंगल। तो ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है डिटेल में। फिलहाल ये सारा कुछ LR सर्किट के बारे में है, इसको नोट डाउन करो और ठीक से रीड करो इसके बारे में। कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स।
नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं सी आर सर्किट। पॉज करके नोट डाउन कर लो सब लोग। ओके, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया है। विल क्लियर दिस, इसको क्लियर करता हूँ, फिर नेक्स्ट सर्किट स्टार्ट करते हैं जो कि है सी आर सर्किट। ठीक है, एल आर सर्किट में क्या हुआ, एल आर सर्किट में इंडक्टर के प्रेजेंस के वजह से ओवरऑल जो ईएमएफ आया वो लीडिंग आया। तो वो बात का ध्यान देना, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए चीज़ें हैं कि जो वोल्टेजेस या ईएमएफ्स का फेज़र है वो कैसा दिखता है, उसमें जो इंडक्टर का ईएमएफ है वो करंट से 90 डिग्री आगे है, और जो रेजिस्टेंस का ईएमएफ है वो करंट के साथ फेज़ में है। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल जो सर्किट का ईएमएफ आ रहा है वो भी 5 डिग्री फेज़ में आगे है या 5 एंगल फेज़ में आगे है। हम लोग नेक्स्ट करते हैं सी आर सर्किट। देखते हैं सी आर सर्किट में क्या है अपने पास। सी आर सर्किट में फिर से एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर इस बार। ठीक है, कैपेसिटर इज बेसिकली अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट्स से ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C। इस पे वापस हम लोग ने एक EMF अप्लाई किया है विच इज़ ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, ये EMF है जिसका इक्वेशन हमको पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका फेज़ पता नहीं है। जो सेम सब कुछ पिछले सर्किट में हुआ वही यहाँ पे भी होने वाला है, बस कंपोनेंट चेंज हो गया है। ठीक है, फिर स्टेडी स्टेट कंसिडर करते हैं जब करंट सर्किट में सेट हो चुका है। लेट द करंट बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कोई एक करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी सर्किट में चलता है। हमको पता है आई नॉट साइन ओमेगा टी दोनों में सेम रहने वाला है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज़, दोनों सीरीज़ में है तो सेम होने वाला है। ठीक है, इसमें जो ईएमएफ का इक्वेशन आएगा और इसमें जो ईएमएफ का इक्वेशन आएगा दोनों अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ईएमएफ होता है वो करंट के साथ सेम फेज़ में होता है, और इसमें जो ईएमएफ होता है वो करंट से 90 डिग्री लैगिंग होता है। ये ध्यान देना। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बोला कैपेसिटर करंट को लीड कराता है, इंडक्टर करंट को लैग कराता है। तो अगर मैं इसमें जो ईएमएफ है उसको ई नॉट आर ले लूँ या बेसिकली ई आर ले लेता हूँ, जिसको हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, और इसको मैं ई सी ले लेता हूँ। ठीक है, ई नॉट आर ई सी दोनों का इक्वेशन लिखते हैं। अगर मैं ई आर का इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाएगा ई नॉट आर साइन ओमेगा टी। सेम फेज़ होगा करंट के जैसा। क्यों? क्योंकि करंट और ईएमएफ सेम फेज़ में होते हैं। सेकंड, ई सी के बारे में लिखूँ मैं तो ई सी विल बी ई नॉट सी साइन, अब यहाँ पे ईएमएफ π/2 फेज़ से लैग करता है, करंट लीड करता है, तो वो बात ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ वापस से ई नॉट आर की वैल्यू तुमको पता है, ये हो जाएगा आई नॉट इंटू आर, और यहाँ फिर से तुमको पता है ई नॉट सी की वैल्यू, ये हो जाएगी आई नॉट इंटू एक्स सी। ध्यान देना, एक्स सी क्या होता है? एक्स सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अच्छा एक्सी एक्सएल के फॉर्मूला वगैरह में किसी को कुछ आइडिया नहीं है तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सएल इज़ ओमेगा एल एंड एक्सी इज़ 1/ओमेगा सी। जिसमें ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज़ बेसिकली दिस ओमेगा, सर्किट का जो करंट है या जो ईएमएफ है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस बात में किसी को डाउट हो तो यू कैन रेफर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। फिर से इक्वेशन दिख रहा है, दोनों इक्वेशंस कैसे हैं? एसएचएम के इक्वेशंस है, तो इनको हम लोग वेक्टोरिकली फेज़र से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं फेज़र से रिप्रेजेंट करूँ तो सपोज़ मेरा करंट यहाँ है आई नॉट, तो ईएमएफ और करंट सेम फेज़ में है रजिस्टर के लिए, तो ये हो गया ई नॉट आर। ठीक है, और ईएमएफ करंट से 90 डिग्री पीछे है इधर, तो ये हो गया ई नॉट सी। ठीक है, इतना समझ में आया? ईएमएफ 90 डिग्री फेज़ में पीछे है करंट से फॉर कैपेसिटर, और ईएमएफ सेम फेज़ में है फॉर रजिस्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूँ वेक्टोरिकली तो यहाँ कहीं रिजल्टेंट मुझे मिलता है वेक्टर एडिशन से, पैरेललोग्राम लॉ एडिशन लगेगा, ये मेरा ई नॉट। तो ये जो फेज़ आया है ज़रा ध्यान से देखो, ईएमएफ करंट से लैगिंग है ओवरऑल, और ये फेज़ फाई है, ये फेज़ हमको फाई निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर डायग्राम मिल गया है। फाइनली वेक्टर एडिशन करके हम लोग रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। लेट्स सी, हमको पता है ई नॉट स्क्वायर विल बी ई नॉट आर का स्क्वायर प्लस ई नॉट सी का स्क्वायर, राइट? सब्स्टिट्यूट करो, ई नॉट यहाँ से क्या आ जाएगा? ई नॉट आ जाएगा रूट ऑफ ई नॉट आर स्क्वायर
प्लस ई नॉट सी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करते हैं, ई नॉट आर यहाँ से, ई नॉट सी यहाँ से, व्हाट आई विल गेट, क्या मिलेगा देखो, ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से आई नॉट कॉमन होने वाला है, कॉमन ले लो, आई नॉट बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बच रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। फिर से इक्वेशन को हम लोग ओम्स लॉ से कंपेयर कर सकते हैं, ई एम एफ इज़ इक्वल टू आई इंटू आर या वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये आई क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट हो गया, रिजल्टेंट करंट जो हमने लेके रखा था पहले से स्टार्टिंग से, और ये जो मिला है दिस इज़ आर रिजल्टेंट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, ये ओवरऑल रिएक्टेंस है जिसको हम लोग नाम देते हैं Z और इम्पिडेंस। ठीक है, तो यहाँ से Z का इक्वेशन मिल गया है। सो सिंस आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ स्क्वायर करके, कोई प्रॉब्लम हो तो पीछे जाके समझो। देखो इसको रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर है, इसी को मैंने Z लिखा है ना, तो इसका पूरे का स्क्वायर Z स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब ये वापस से Z क्या दिख रहा है या Z स्क्वायर क्या दिख रहा है, Z स्क्वायर वेक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ आर स्क्वायर और एक्स सी स्क्वायर दिख रहा है। तो वापस से मैं अगर ड्रॉ करूँगा तो ये मेरा आर स्क्वायर आ जाएगा या सिंपली ये मेरा आर हो जाएगा और ये मेरा एक्स सी हो जाएगा, जिसका रिजल्टेंट जो है वो Z है, और ये भी कितना फेज़ में पीछे होने वाला है, फाई। कैसे ये समझ में आ रहा है, इसके आगे आई नॉट लगा दो, इसके आगे आई नॉट और इसके आगे आई नॉट, देखो ये वाला डायग्राम बन गया, आई नॉट आर ई नॉट आर है, आई नॉट एक्स सी ई नॉट सी है और आई नॉट जेड ई नॉट है। ठीक है, तो बस वही आई नॉट से समझ में आ जाएगा, या आई नॉट मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये सेम ही डायग्राम है। और यहाँ से फिर से अपने को दिखाई पड़ रहा है कि ये अपना इम्पेडेंस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जिसमें ये एक्स सी है, अगर यहाँ से ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है tan फाई का वैल्यू, tan फाई इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है एक्स सी अपॉन एडजेसेंट है आर। ये हो गया tan फाई का वैल्यू। तो यहाँ से जो लैगिंग फेज़ है अपना, फाई फेज से लैग कर रहा है ना ईएमएफ, तो वो लैगिंग फेज इस इम्पिडेंस ट्रायंगल से हमको मिल सकता है। तो ओवरऑल जो इक्वेशन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, वो मिल रहा है ओमेगा टी माइनस फाई। पहले क्या मिला था इंडक्टिव सर्किट में, ओमेगा टी प्लस फाई। तो पिछला सर्किट का ओवरऑल बिहेवियर इंडक्टिव था, ये सर्किट का ओवरऑल बिहेवियर क्या है, कैपेसिटिव है। ठीक है, और कैपेसिटिव सर्किट क्या करता है, कैपेसिटिव सर्किट करंट को लीड कराता है। सो देयरफॉर ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट बाय अ फेज ऑफ फाई। फाई फेज से यहाँ पे ईएमएफ क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और ये ओवरऑल कैपेसिटिव सर्किट का बिहेवियर है। जैसे प्योर कैपेसिटिव सर्किट का बिहेवियर तुमको याद हो तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट 90 डिग्री लैग कराता है ईएमएफ को। ये 90 डिग्री तो लैग नहीं करा पा रहा है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम फेज में रखना चाहता है, ये 90 डिग्री पीछे रखना चाहता है। तो दोनों का वेक्टर सम होके फेज फाई से पीछे होता है ईएमएफ। ठीक है, सो ओवरऑल बिहेवियर इज कैपेसिटिव। एंड यहाँ पे Z क्या है, Z इज़ अगेन इम्पेडेंस। अच्छा, Z के यूनिट वगैरह के बारे में कुछ डाउट है तो ध्यान देना, Z का यूनिट वही होता है जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से Z का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय आई नॉट विच इज़ वोल्टेज अपॉन करंट, वो ओम होता है ना, V बाय आई, तो यूनिट ओम ही रहने वाला है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये था RC सर्किट और CR सर्किट इन सीरीज़। तो जब भी हम लोग C और R को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और EMF अप्लाई करते हैं ऑल्टरनेटिंग या AC EMF, तो ये बिहेवियर होता है EMF का दोनों के अक्रॉस इंडिविजुअली। और इंडिविजुअली पता है तो वेक्टर एडिशन करके कलेक्टिवली हम लोग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग ने कवर किया वीडियो में LR सर्किट और CR सर्किट। ये इतने कॉम्बिनेशंस काफ़ी हैं सर्किट थियरी में पढ़ने के लिए। अब तक जो हम लोग कर रहे थे दैट वाज सर्किट थियरी। तो सर्किट थियरी में इतने सर्किट्स काफ़ी हैं। हम लोग ने प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव, ये 3 सर्किट्स किए इंडिविजुअल लेवल पे। फिर हम लोग ने LCR का कॉम्बिनेशन किया कॉम्बिनेशन लेवल पे। फिर आज और एक कॉम्बिनेशंस देखे हम लोग ने दो कंपोनेंट्स के, विच आर LR एंड CR। एक लास्ट कॉम्बिनेशन बचा है दैट इज़ LC, जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में ही बोला कि LC को हम लोग चैप्टर के एंड में कवर करेंगे, विच इज़ अ ह्यूज टॉपिक ऑन इट्स ओन। वो खुद में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सो आई होप जो भी आज किया है वो समझ में आया होगा।
अगर कोई भी डाउट्स है ये LR और CR सर्किट से रिलेटेड तो कमेंट में पोस्ट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के कंपोनेंट्स कवर करते हैं, कंपोनेंट्स एज इन आगे के टॉपिक्स कवर करते हैं। आगे के टॉपिक्स में अपने पास पावर बचा है करने के लिए, पावर के बाद फिर रेजोनेंस का फैक्टर आ जाएगा, तो रेजोनेंस को भी डिटेल में करना है, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा सबको ये। कोई भी डाउट है, अगर कैसा भी डाउट है जो भी है, मतलब रिगार्डिंग न्यूमेरिकल या कुछ भी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ट्राई करो तुम लोग। अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। या अगर टॉपिक से भी रिलेटेड कुछ डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, बाय एवरीवन।